वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। कुछ इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान में, जिनमें से एक तो ये है कि कल आर्मी चीफ़ की कॉल आई चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और खैरियत दरियाफ्त की चौधरी शुजात साहब की। और उससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने कल कॉल की इमरान खान साहब के पंजाब में था दी, जिनकी वजह से पंजाब में बुज़दार साहब की गवर्नमेंट कायम है। नवाज़ शरीफ साहब ने कॉल की चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, बड़ी सिग्निफिकेंट कॉल है ये, और उनको ये भी कहा कि मुलाकात होनी चाहिए आपसे। इसके साथ साथ मखदूम अहमद जो है पीपल्स पार्टी के, और हम जानते हैं उनकी बड़ी करीबी रिश्तेदारी जहांगीर तरीन साहब के साथ भी है, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग मुलाकात हुई है नवाज़ शरीफ साहब से लंदन में। और पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी दरमियान फासलों के कुर्बत का इंडिकेटर से मिला है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है कि इमरान खान साहब की ईमानदारी के ऊपर सवालात जो हैं वो अब उठाए जा रहे हैं। मैं उनको अभी ज़ाती तौर पे बड़ा ईमानदार शख्स समझता हूँ, क्योंकि उनके कोई एविडेंस ऐसा नहीं, लेकिन जो उनकी पार्टी के बड़े क्लोज सीनियर लोग हैं वो उन पर बात कर रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब, उन्होंने बात एक इंटरव्यू में की थी 1-2 दिन पहले, उसके बाद बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया गवर्नमेंट की तरफ से। जहांगीर तरीन साहब का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द करंट स्टेटस ऑफ माई रिलेशनशिप विद इमरान खान द ट्रूथ मस्ट बी टोल्ड, आई डिड वॉट एवर वॉज इन माई कैपेसिटी टू हेल्प PTI in the quest to build a new Pakistan, but I never gave a penny for the household expenses of Bani Gala. Just want to set the record straight. तो उसके बाद आज जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने भी रिकॉर्ड स्ट्रेट करने की बात की है। फवाद चौधरी साहब और गवर्नमेंट तो क्रिमिनल केस दायर कर रही है वजीउद्दीन साहब पे, और उससे वो मज़ीद बढ़ा रहे हैं इस मामले की इंटेंसिटी को। लेकिन जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने इस ट्वीट के ऊपर क्या कहा, इस पर वो भी सुन लेते हैं। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सच है कि कोई साहब डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना चाहते हैं, यकीनन करें। अदालतें खुली हुई हैं, अगर किसी के हुकूक पामाली हुई है तो वो अदालतों में जाए। हुकूक की अगर पामाली हुई है तो क्या फवाद चौधरी साहब की हुई है या इमरान खान की? अगर डेफेमेशन का मुकदमा दाखिल करना है और खुसूसन क्रिमिनल मुकदमा दाखिल करना है तो FIR कौन कर पाता है? वो शख्स कि जिसके घर के ऊपर कोई वारदात हुई है वो, यह राह चलता आदमी को। मेरी सच्चाई की जो अजान है ये गवाही दे रही है कि सच्चा आदमी बात कर रहा है। बात के दरमियान अगर तो आज़ाद हो तो मतलब यही होता है। जहांगीर तरीन साहब को करते भी क्या ये कहते कि जी मैं ये अखराजात करता रहा हूँ? कि इस तरह के अखराजात आउट ऑफ द बुक्स होते हैं, कि अखराजात अकाउंटेड फॉर नहीं हुआ करते। तो लिहाजा उनकी एक्सपेक्टेड था कि आप क्या बयान देंगे। भाई कौन से आपके बुरे ताल्लुकात हैं? चीनी के बारे में जो एक मसला खड़ा हुआ था तो उसमें आपका कौन सा बाल बीका हो गया कि उस बहरान के नतीजे में तो आपने अरबा रुपया कमा लिया, आपको तो फायदा ही हुआ। आप अपने जहाज की बात करें, आप दूसरी चीज़ों की बात करें, बात को आगे। मेरे साथ सेनेटर फैसल वाडा साहब मौजूद हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, मेजर रिटायर्ड एजाज एमान साहब। फैसल वाडा साहब, ये सारी डेवलपमेंट्स आपके ख्याल में इनको अलग अलग करके देखना चाहिए कि नवाज शरीफ साहब का रब्ता PMLQ से होना, मखदूम अहमद साहब का पीपल्स पार्टी के जाके मिलना, जहांगीर तरीन के बड़े करीबी रिश्तेदार भी हैं नवाज शरीफ साहब से, और ख्वाजा आसिफ साहब की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था अभी कुछ दिन पहले, वो कह रहे थे कि आपकी पार्टी के एक बड़े अहम रुकन हैं या एक अहम वजीर हैं जिन्होंने ये श्योरिटी दिलवाई है नवाज शरीफ को, इवन इस जॉइंट सेशन से पहले भी, क्योंकि 12 से 25 PTI के लोग जो हैं वो नवाज शरीफ को ज्वाइन करना चाहते हैं और वो अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर। आपको लग रहा है ये वजीउद्दीन साहब से लेकर आगे तक ये सारा मामला जो है ये आपकी हुकूमत को आगे पीछे करने की एक कोशिश लग रही है अगले 3-4 महीने में? बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। जनाब 3.25 साल तो गुजार दिए, 2 साल से हम PDM का इंतजार कर रहे हैं, इस्तकबाल के लिए बेकरार हैं, बेताब है हम, वो भी नहीं आ रहे। और अगर कोई जाके किसी के वहाँ मिल लेता है तो वो उसका तो मुझे वही, मैं उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं समझता। कोई मिल रहा है तो मिल रहा है, अगर मैं किसी घर चला जाऊँ तो उससे क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। दूसरा ये कि जहाँ तक बयानात हैं, डिफेम करने की बातें होती हैं, बड़े आदमी के ऊपर पत्थर मार के वो समझते हैं कि उनको फेम मिल जाएगा, जस्टिस साहब को, वजीउद्दीन साहब को। और वजीउद्दीन साहब को या तो इमरान खान ही बता सकते हैं कि मुझे ये दे रहा है और कैश पे दे रहा है, और जहांगीर तरीन जाके बता सकता है कि मैंने चाय पिलाई थी और मैंने उसके अंदर लिप्टन की टी बैग डाली थी। ये बच्चों वाली बातें हो रही है ना।
मतलब फॉर नो रीज़न, एक रेलेवेंस भी नहीं है, ना आप 3 में ना 13 में है, ना आप किसी ओहदे पे, ना आप किसी मुकाम पे जाएं, आप अपने पोते पोतियों को, नवासों को नहलाएं धुलाएं खिलाएं, जो आपका काम होना चाहिए इस टाइम के अंदर। बिलावल जी हीरो बन रहे हैं, ज़्यादा जोर से करें कमर में चुक पड़ जाएगी, फ़ायदा क्या इन चीज़ों का। और यही आप जैसे क्रेडिबल एंकर्स जो हैं वो जब ऐसे सवाल करते हैं तो वो सेटिस्फाई होते हैं, वरना तो उनके अपने घर के लोग भी उनको पहचानने को वो असल में राजी नहीं है। फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि क्रिमिनल केस चलाएंगे तो इससे ज्यादा हाइप मिली, वरना तो हम ये मामला भूल गए थे। उन्होंने कहा क्रिमिनल केस चलेगा, बयानात में क्रिमिनल केस चलेगा। वाडा साहब फिर तो लगेगा कि पता नहीं कितनी बड़ी बात कह दी उस बंदे ने, चाहे वो बात 2 टके की भी ना हो। कामरान शाह साहब को पता है, फवाद चौधरी साहब आपको पता है कि मेरी तरह इमोशनल और धड़ल्ले वाले आदमी हैं वो, और वो जब बोलते हैं तो जो बोलते हैं वो करना भी जानते हैं। तो ठीक है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। चौधरी साहब को समझा देंगे हम कि आपके लेवल की गेम नहीं है ये। अच्छा फैसल भाई, ये बताएं कि ये ऑपोजिशन जो है वो बार बार अब ये सवाल पूछ रही है कि अगर वजीउद्दीन साहब की बात गलत भी है तो क्या इमरान खान साहब को ये बताना नहीं चाहिए? ये ऑपोजिशन पूछ रही है कि उनका इतना बड़ा घर जो है उसको वो चलाया किस तरह जाता है, उनकी तो अब तनख्वाह 1,30,000 हुई है और उनका सोर्स ऑफ इनकम और तो है कोई नहीं। तो वो ये क्या प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए ऑपोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो घर कौन चलाता है, किस तरह चलता रहा है? कामरान शाह साहब देखें, एक तो मुझसे ज्यादा शायद आप उनके घर जा चुके हैं। नहीं, ऑनेस्ट आदमी है, बड़ी सादा जिंदगी है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, सादा जिंदगी है उनकी। और दूसरा ये कि वो सड़क पे चलता हुआ आदमी तो इमरान खान है नहीं, ना कोई भिखारी है, ना कोई वो सड़क पे भीख मांगता था या उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। वो कोई वजीर आजम बन के उसको लोग नहीं जानते। वो एक अल्लाह की तरफ से वो पैदा हुआ, उसको सेलिब्रिटी स्टार बना, वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता था। वो आज किसी फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ ले तो उसको करोड़ों रुपए मिल जाए एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। वो कोई किसी चाय की प्याली को पकड़ ले तो उसको उसके एडवर्टाइजमेंट मिल जाए, वो कमेंट्री कर ले तो अरबों रुपए कमा ले। और तो बड़ा इररेलेवेंट सी ये बात है कि अब उससे ये सवाल किया जा रहा है, भाई कल आप कहेंगे ज़मान पाक का घर कहाँ से लाया था, वो वज़ीर आज़म बनकर लाया था। वो बाप दादा की तरफ से चीज़ें उसकी चली आ रही हैं, वो कमेंट्री करता आया है, क्रिकेट खेलता आया है, कोई भीख मंगा नहीं है, अपने पाउंड्स में चीज़ें बेचकर पाकिस्तान में लाया है। सादिक और अमीन सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है, मनी ट्रेल उसने पहुँचाई है, एक एक डॉक्यूमेंट उसने दिखाया है। तो क्या आप समझते हैं कि उसको घर चलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी की मदद की? वो तो किसी का पानी का गिलास का भी रवादार आदमी नहीं है। और वो गैरतमंद आदमी, उसका जीना मरना मुल्क के अंदर है। ना वो कभी भागेगा, वो इलाज कराने ही मुल्क से बाहर नहीं जाता, ना वो मुल्क से भागेगा, ना वो किसी से भीख मांगेगा, ना वो किसी के आगे झुकेगा, ना किसी के आगे बिकेगा, ना किसी के आगे रुकेगा। तो ये तकलीफ है तो है। अब पीडीएम के सारे लोग बैठकर एक कंटेनर पे 4 आदमी नहीं जमा कर सकते, मेरा कसूर है। इमरान खान की पॉपुलैरिटी इनके हिसाब से नहीं है, मैदानों के मैदान भर रहा है। 2020 में यही जलसा हुआ था तो एक एनालिस्ट ने कहा था कि जी सर्दियां इसलिए पीडीएम में लोग नहीं आए। आज इमरान खान की वही जलसा हुआ 1 साल बाद हो रहा है, उसी सर्दी में हो रहा है, चकाचक लोग भरे हुए। लोग पागल नहीं है, आवाम अंडरस्टैंड करती है, उसको पता है ईमानदार नेक नियत स्ट्रेट आदमी है, मुल्क के लिए बका जंग लड़ रहा है। ठीक है सर, ये आपका पॉइंट आ गया। ये जो तितर बितर लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका पॉइंट आ गया सर। तारिक फजल साहब, ऑपोजिशन का तो ये एजेंडा नहीं फिर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की गवर्नेंस के ऊपर तो आप सवाल कर सकते हैं, उनकी ऑनेस्टी पे सवाल नहीं कर सकते। और मेरा नहीं ख्याल कि ये आपके पास पॉइंट होगा अगले इलेक्शन में उनको बीट करने के लिए। अगर गवर्नेंस की ठीक हो गई तो ऑब्वियसली टफ कंपटीशन होगा। तारिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान भाई। जनाब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी हक में वक्त से सवाल करना, उसकी किन वसाइल से उसका गुजारा हो रहा है, ये उस मदीने की रियासत का यहाँ पे तो अब नाम लिया जा रहा है ना। अभी हमारा सिस्टम तो जिस मदीने रियासत की बात होती है उसके पाँव की खाक भी नहीं है। अमली तौर पे हम उस तरफ तो खैर अभी मैं कहूँगा कि सफ़र का आगाज़ भी शायद हमने नहीं किया, जो कि बहुत अच्छा हो कि हम सफ़र करें और वहाँ तक पहुँचे। मंजिल हमारी वही होनी चाहिए। लेकिन उसी मदीने की रियासत में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक जब अपना दरबार लगा के बैठे थे तो एक शख्स खड़ा हुआ और उसने खलीफा को मुखातिब करके कहा कि ये जो आपने लिबास ज़ेब तन किया हुआ है ये एक चादर से नहीं बन सकता, ये 2 चादरों से बना है। और कल जब माल गनीमत तकसीम हुआ था तो उसमें हर एक हिस्से में 1 चादर आई थी, तो आपके हिस्से में 2 चादरें कैसे आ गई? तो कुछ लोगों ने उसको माइंड किया, कुछ सहाबा कराम बैठे थे। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि सवाल मुझसे किया गया, जवाब मैं दूंगा। तो खलीफतुल मुस्लिमीन जो हैं उन्होंने बताया कि एक चादर जो मेरे बेटे के हिस्से में आई थी उसने मुझे कद लंबा था तो बेटे ने तोहफा दे दी थी। ये एक लिबास मैंने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये तो मदीने की रियासत के ये असूल होते हैं, लिहाजा इसके ऊपर अगर
हाकिम वक्त से सवाल किया जाए कि उसकी जो गुजर बसर है उसके ज़राए क्या है, तो इस पर कोई सीख पा होने की या इस पर कोई, लेकिन जिस तरह तारिक भाई, जिस तरह अभी फैसल साहब ने बताया कि वो कोई दूसरी बात, गरीब आदमी तो नहीं थे, वो पैसा तो उनके पास कोई इशू नहीं रहा कभी, तो आप क्यों शक करें उनकी? जी, दूसरी बात भी कर लें साथ ही। नहीं जी, मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ जी कि जब आप अवामी ओहदे के ऊपर होते हैं तो फिर तो आपसे ये सवाल किए जाते हैं, और सारी ज़िंदगी तो ज़ाहिर है ये जवाब नहीं होते कि जनाब हमने 1970 में ये कमाया था, 1980 में ये कमाया था। ये बात अगर किसी ने की है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बात हुई है ये अपोजिशन ने नहीं की, ये इशू अपोजिशन ने अभी नहीं उठाया। ये बात सबसे बड़ी काबिल ज़िक्र है कि आपकी अपनी जमात के, जो कि आप पता नहीं हैं या नहीं है, जस्टिस वजीउद्दीन साहब क्रेडिबल आदमी है, उन्होंने ये सवाल उठाया है। अब अगर ये उठाया है तो इसका जवाब जो भी मुनासिब बनता है वो दे देना चाहिए, या अगर मीडिया के ऊपर ये बात आई है तो आप ये कहें कि उसका तसल्ली बख्श जवाब आना चाहिए। ये बात मैं समझता हूँ कि इसका प्रॉपर जो है वो फोरम है। बाकी जहाँ तक बात है जी कि अगले इलेक्शन में क्या आप ये कहें कि स्लोगन होगा या क्या नहीं होगा, अगर आप बात करेंगे करप्शन की, तो जितने भी करप्शन को नापने के इंडिकेटर्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, और पाकिस्तान के बाहर के जो इदारे पाकिस्तान के अंदर करप्शन को नापने के इंडिकेटर्स लिए बैठे हैं, आलमी इदारे, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। वो एक जूनियर लेवल, एक पटवारी से लेके टॉप लेवल तक जो मुल्क में करप्शन थी उसमें इजाफा हुआ है। किस इदारे के अंदर करप्शन को जनाब आपने ख़त्म किया है? ये इल्ज़ामात काबीना के वज़रा से लेके नीचे तक मौजूद हैं, केसेस मौजूद हैं। आपने अपने वज़रा को करप्शन चार्जेस पे फारिग किया है। वो दवाइयों का स्कैंडल हो, वो आपका पिंडी रिंग रोड का स्कैंडल हो, यहाँ पिंडी में भी पटवारी से लेके कमिश्नर तक तमाम स्टाफ को आपने फारिग किया। एक वज़ीर से इस्तीफ़ा लिया गया, दूसरे वज़ीर को कहा गया और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। इसके अलावा और कई स्कैंडल ऐसे हैं। अब ये पिछले प्रोग्राम में ही वाडा साहब थे, और इन्होंने, मैं ये कहूँगा कि बड़ी सच्चाई से इस बात को तस्लीम किया कि जो चीनी स्कैंडल में मुलविस लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, भले वो हुकूमत के अंदर मौजूद हों। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया था कि जनाब हमारा चीनी को उस वक्त एक्सपोर्ट करना जब मुल्क में चीनी की ज़रूरत थी, किन लोगों ने ये फ़ैसला किया और किन लोगों ने गलत इतला दी कि जनाब मुल्क में चीनी हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, और वो बाहर गई और फिर वो अंदर आई, फिर आटा स्कैंडल। तो ये बातें जो हैं ये सारी मौजूदा हुकूमत में है, और गालबन प्रोग्राम में जनरल एजाज अवान साहब आपने बताया मौजूद हैं। जी जी जी, मैंने जनरल साहब का नाम इसलिए लिया कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने जनरल साहब से एक सवाल किया था कि जनरल साहब एज़ जनरल ऑफिसर कमांडिंग, अगर आप जर्नल हैं और आपके नीचे ब्रिगेडियर्स और कर्नल किसी भी रैंक के ऑफिसर पैसे खा रहे हों, तो जनरल एजाज अवान को कोई ईमानदार आदमी या ईमानदार जनरल नहीं कहेगा। और जनरल साहब ने उस बात को तस्लीम किया था कि बिल्कुल ये बात सही है कि मेरी कमांड के नीचे अगर करप्शन हो रही है तो मैं ईमानदार तस्वुर नहीं हूँगा। तो ये जो करप्शन के इंडेक्स और ये करप्शन की कहानियां आज मौजूद हैं। ये सवाल से शुरू कर लेते हैं जनरल साहब। ये सवाल जो उन्होंने पुट किया था आज आप उसमें अभी भी कायम है, और इमरान खान साहब की ईमानदारी पर लेके जो बात उठ रही है, आपको लगता है ये मफरूजा ही है और सबसे क्रेडिबल वही कैंडिडेट होंगे नेक्स्ट इलेक्शन में ईमानदारी को लेके, क्योंकि बाकी सब तो कोई कन्विक्ट हो गया है, कोई करप्शन के चार्ज में है, किसी पे इमेज यही है कि पैसा खाता है, थोड़ा सा लगाता है लेकिन खाता भी है। जनरल साहब कामरान, शायद देखें, ये तो आपने वो कॉमेडी वाली बात है ना, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त तमाम पार्टियों के सरबराह हैं, अगर उनमें से कोई फर्द वाहिद जो ज़ाती तौर पे करप्शन में मुलव्वस नहीं है, अगर वो नाम लेना पड़ा तो आपको एक ही नाम मिलेगा, इमरान खान। बाकी आप सबके नाम ले लें, हाँ यकीनन इमरान खान, बाकी आप किसी का नाम ले लें, उनका ख़ानदान हो, उनके बच्चे हों, उनके बेटे हों, उनके दामाद हों, या वो खुद हों या वो खुद किसी के दामाद हों, अगर उन सब का रिकॉर्ड उठा के देख लें तो मेरे ख्याल में करप्शन की दास्तानें निकलेंगी। जो फर्द वाहिद जिसकी कोई करप्शन की दास्तान ज़ाती तौर पे नहीं निकलेगी, मेरे ख्याल में वो इमरान खान है, और इसी वजह से लोगों ने आज तक उसको इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं और वोट देते हैं। शायद वो उस तरह की जो तवक्कुआत लोगों ने वाबस्ता की थी, बावजूद उस पर वो पूरे नहीं उतर सके, वो एक अलग बात है, क्योंकि इस मुल्क पर हुकूमत करना इतना आसान नहीं है। और वो हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी ट्राई करके देख लिया और पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी ट्राई करके देख लिया
कि यहाँ वो अशराफिया जो सियासत पे गालिब आ चुकी है और जो अदारों पर काबिज हो चुकी है, वो एक फ़र्द वाहिद को इतनी आसानी से चलने नहीं देती। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि मैं अब भी, अगर मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इर्रेस्पेक्टिव किसी एक लीडर पर उंगली रखनी पड़े, तो मैं आई वुड ट्रस्ट इमरान खान मोर देन एनीवन एल्स। साथ ही एक सवाल और ले लें, क्या ये अवाम का पेट भरने के लिए काफ़ी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ईमानदार हैं? क्या ये उनकी ज़िंदगियां बदलने के लिए काफ़ी है? और क्या इलेक्शन में सिर्फ इस बात पे वोट पड़ जाएगा इमरान खान साहब को कि वो ईमानदार हैं? क्योंकि ईमानदार तो वो जब से हमारे सामने आए ईमानदार ही हैं। क्रिकेट में भी ईमानदार थे, जब उनके पास एक भी सीट थी तब भी ईमानदार थे, जब एक सीट थी तब भी ईमानदार थे, जब 35 सीटें जब भी ईमानदार थे, लेकिन उनके पास हुकूमत नहीं थी। अब वो हुकूमत कर चुके हैं, गवर्नेंस दिखा चुके हैं, महंगाई आ चुकी है। आज पेट्रोल की कीमत में अगर दुनिया में 17 रुपए फी लीटर कभी हुई है, पाकिस्तान में सिर्फ 5 रुपए फी लीटर कभी हुई है। उसको हुकूमत अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। हालांकि हुआ ये कि बाकी के टैक्स जो है सारे के सारे उन्होंने बढ़ा दिए उसके अंदर, यानी कि इवन के डीलर्स का मार्जिन भी जो है वो 3 रुपए 91 से बढ़ाकर 4 रुपए 90 पैसे कर दिया गया, और सेल्स टैक्स भी बढ़ा दिया 4 रुपए 7 पैसे। तो पाकिस्तानियों को वो रिलीफ भी नहीं मिला जो आलमी मार्केट की वजह से मिलना चाहिए था। तो क्या ये काफ़ी होगा जनरल साहब के ईमानदार है हमारे प्राइम मिनिस्टर अगले इलेक्शन में उनको जीतने के लिए? नहीं, इसका जवाब तो ये है कि नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा और उनको नेक्स्ट टाइम लोग उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए वोट देंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन मुल्कों में 17 रुपए की कमी हुई है, वहाँ 80% आबादियाँ टैक्स देती हैं। हमारे 22 करोड़ मुल्क में 16 लाख आदमी, तमाम हुकूमतों ने अपना जोर लगा लिया, 16 लाख से ज़्यादा फाइलर नहीं बन सके। तो जो कौम बहसियत मजमूई टैक्स चोरी की आदी हो, जहां पीएम जनरल साहब बात ये है कि वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो तो टैक्स चोरी की आदत तो नवाज शरीफ के दौर में भी थी और जरदारी के दौर में भी थी ना। तो वो तो हमने, ये तो नहीं हुआ कि इनके दौर में टैक्स से सारा कुछ आया करता था और अब इमरान खान साहब को बाइकआउट कर दिया किसी ने। इमरान साहब ने तो कहा ही ये था कि ईमानदार लीडर आएगा तो टैक्स भी आएगा। तो फिर वो किधर गया टैक्स, और वो किधर गई वो ईमानदारी? ईमानदार है लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? उनकी तवक्कुआत थी, उस तरीके से वो टैक्स रिफॉर्म्स नहीं कर सके कि लोग वॉलंटरीली टैक्स देते, और ये टैक्स न दे के रिलीफ देना और बड़े बड़े पिरामिड्स बनाने का ही नतीजा है कि जिस दिन जनरल परवेज मुशर्रफ इक़्तिदार छोड़ के गए थे तो 34 अरब डॉलर इस मुल्क का कर्ज था, और जिस दिन इमरान खान को 2018 में मिला 90 बिलियन डॉलर कर्ज था। तो ये जो 60 बिलियन डॉलर्स लेकर पिरामिड्स बनाए और लोगों को एक अयाशी की जिंदगी गुजारने की आदत डाली और खुद कमाया, ये उसी का नतीजा है कि आज सारी कौम भुगत रही है। बिल्कुल ठीक सर, आपका ये पॉइंट आ गया। वाटा भाई मुझे सर ये समझा दीजिए कि मैं शायद जनरल साहब को एक पॉइंट बता नहीं सका, वो ये कि 17 रुपए बाकियों ने कम किया नहीं किया दुनिया में, लेकिन 17 रुपए कम पेट्रोल हमें मिला है फी लीटर। उसके बावजूद हुकूमत ने इस पिसी हुई अवाम को, आपकी हुकूमत ने 1% का रिलीफ देने की उन्होंने की, सिर्फ 5 रुपए कम किया, हमें 17 रुपए कम मिला। हमने डीलर तक का मार्जिन बढ़ा दिया, अवाम एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, सेल टैक्स बढ़ा दिया एट द कॉस्ट ऑफ पीपल, ओएमसी मार्जिन में 71 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। तो आपको लगता है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहा है, या आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं यार बस एक दफा 5 साल वजारत उज़्मा और सब कुछ हो गया, अब ठीक है पाकिस्तान जाने और बाकी की पार्टियां जाने, हमने तो इलेक्शन कौन सा जीतना है नेक्स्ट टाइम, या खड़े होना है? कामरान शाह साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान लेता अगर ऑपोजिशन जो मुल्क छोड़ गई थी उस वक्त 8 आने का पेट्रोल था और 4 आने की रोटी थी, और डॉलर जो था वो 2 रुपए का था, और हस्पतालों की भरमार थी, और जॉब्स के लिए आदमी मर्जी से लेता था और छोड़ता था, और हर आदमी झोंपड़ी से बंगले में चला गया था, और दूध की नहरें बहा रही थी। और उसके बावजूद इतना ज़बरदस्त मुल्क छोड़ने के बाद लोग मफरूर हो गए, इश्तिहारी हो गए, भगौड़े हो गए और मुल्क से भागे हुए हैं। तो मैं फिर आपकी हर बात को बिल्कुल मान लेता। मुझे एक बैंकक्रप्ट की सिचुएशन में मुल्क मेरा, मुझे महंगे कर्जे जो पुराने अदवार के लिए हुए हैं, जिसके अंदर किक बैक्स हैं, और जिसके अंदर बिजली महंगी है, जिसके 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो मुझे सॉवरेन गारंटी के तहत आज भी झेलने पड़ रहे हैं।
$46 अरब के अंदर से $24 अरब मैंने कर्ज की मद में वापस किया, $7 अरब मैंने अगर सूद में पे किया, $6 मैंने फॉरेन रिजर्व्स में दिया, 37 अरब का मैंने हिसाब दे दिया। तो 8-9 अरब के अंदर डेवलपमेंट्स के साथ 3 साल 3.5 साल मैंने गवर्नमेंट चलाई, तो मैंने गुनाह कर दिया। लोग कहते हैं जी हमने मुल्क का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया और उसका ब्रेकअप कोई देने को तैयार नहीं है। तो ये हमारी बैड मार्केटिंग तो मैं ज़रूर मान सकता हूँ, और वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के आने से अब बहुत बेहतर हो गई है। वो जो गैप था उसमें मार्केटिंग की जो ज़रूरत थी, जो आप अच्छे काम करके प्रोजेक्ट कर सकते थे, वो आप नहीं कर सके, ये मानता हूँ। मुश्किलात है, महंगाई है, बैनुल अक़वामी तौर पर है, पेट्रोल के कुएँ कहीं और हैं, वहाँ से रेट खुलता है, सोने का रेट लंदन से खुलता है, तो वो मेरे बस में नहीं है। जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। इमरान खान साहब को आप एक बंदे का हाथ टूटा है, आप कहें तो मैं पेन किलर दे के चलाता रहूँ उसको टूटे हुए हाथ से। इमरान खान साहब कहते हैं कि पेन किलर नहीं देना, उसका हाथ का जोड़ के हड्डी करके उस पर प्लास्टर चढ़ा के टाइम लग जाएगा, लेकिन एक दफा हाथ जोड़ेंगे। फैसल भाई एक बात बताएं, मैं अगर आपकी सारी बातें भी सही है ना, अगर ये सारी बातें मान ली जाए कि आपको वाकई नवाज शरीफ के दौर से भी बुरे हालात मिले और उससे बुरे हालात मिलते गए आपको लगता है कि आम आवाम को आप ये बात अब 3.5 साल बाद 5 साल बाद समझा पाएंगे कि जी इनकी वजह से आप आवाम के लिए कुछ ना कर सके? नहीं सर, मैं आवाम के पास 2 चीज़ें लेके जाऊंगा। हाँ, ये एक मैं लेके जाऊंगा कि मेरा वजीर आज़म नेक नियत है, मुल्क से भागा हुआ नहीं है, अस्पताल भी यहीं इस्तेमाल करता है, जीना मरना भी यहाँ है, कौम के लिए फाइट कर रहा है। उसका मजाक उड़ाया गया जब उसने अस्पताल बनाने की बात की, उसने बना के दिखाया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो चलाएगा कैसे अरबों रुपए से, वो उसने जमा करके अल्लाह की मदद से दिखाया। लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो यूनिवर्सिटी कैसे लाएगा, फॉरेन यूनिवर्सिटी, वो उसने बनाई, वो चलाई। लोगों ने कहा ये क्रिकेट में उसका मजाक उड़ाया कप्तान की सूरत में, वो कप्तान की सूरत में वर्ल्ड कप लेके आया, उसको न्यूट्रल एम्पायर लाने पे लोगों ने हंसी मजाक किया, उसने वो करके दिखाया। उसने सियासत में आया तो उस पर लोगों ने मजाक उड़ाया, वो सियासत कर बैठा। उसने कहा मैं वजीर आज़म बनूंगा, लोग हंसते रहे, वो वजीर आज़म बन गया। आज लोग हंस रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं कि इसको काम नहीं आता, और इंशाल्लाह वो भी मुंह की खाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आप मुझे कहते हैं कि मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आप देश टूटने की बातें और सूबाओं की बातें और मुल्क तोड़ने की बातें करेंगे, तो आप समझते हैं कि हम क्या 80 की दिहाई में बैठे हुए कि लोग मान लेंगे पाकिस्तानी कौम जो है उसकी गैरत खत्म हो जाएगी, आज नून लीग ने ये बातें की हैं वैसे, क्योंकि आपको चीजें नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये सब बातें कब करता है आदमी? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जब उसका कुछ नहीं रहता। तीसरी चीज ये कि इमरान खान के दो पहलू थे। एक थी अकाउंटेबिलिटी और दूसरी थी रेवेन्यू कलेक्शन। जो आपने बात की अभी, आपने रिसेंटली एक नाअहल निकम्मे झूठे मकार ओवर एम्बिशियस आदमी शब्बर जैदी का आपने बयान सुना, जो 6 महीने कह रहे थे कि सब कुछ अच्छा है और आज कह रहे बैंकरप्ट हो गए। ऐसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं जो चाय की प्याली में एक तूफान क्रिएट करते हैं जिससे गॉसिप होती है, ख्वाजा आसिफ साहब बयान देते हैं, मीडिया उसको हाइप भाई आपकी चॉइस थे वो, शब्बर जैदी भी आपकी चॉइस थे सर, हमारी चॉइस तो नहीं थे। ओ भाई मेरी बात सुने ना, आप ड्राइवर जब अपना रखते हैं ना तो उसका रेज्यूमे पढ़ते हैं, कहते हैं इसने तो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाई हैं, लैंड क्रूजर चलाई है, मर्सिडीज चलाई है, रोल्स रॉयस चलाई है, और सऊदी अरेबिया भी जॉब की है, लेकिन जब तक उसका नहीं पता चलता जब वो स्टीयरिंग पे बैठ के आपका हाईवे पे चलता नहीं है। ठीक। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ऐसे अनमोल हीरे हर पार्टी को जहेज में मिलते हैं, और वो उनका काम ही ये होता है कि ना वो खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गुमराह करते हैं, टारगेट सेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, एक गॉसिप बिल्ड करते हैं, उसमें डिस्कशंस होती हैं। ना मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, ना मुल्क टूट रहा है, ना इमरान खान जा रहा है, ना कोई आ रहा है। हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, अल्लाह के हुक्म से मुल्क को संभाल लेंगे, महंगाई का इशू है उसको भी एड्रेस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ज़िमनन सवाल ब्रेक में जाने से पहले तारिक भाई, ये जो आज आप लोगों ने इज्तिमा किया जिसके अंदर वो सुना शायद खाकान साहब भी खिताब कर रहे थे, दूसरे भी आपके नून लीग के लोग, आप लोग जो है वो 71 के वाक़े को याद करते हुए आज पाकिस्तान को याद करें कि पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये हालात पाकिस्तान में दोबारा ना हो जाए, खुदा ना खास्ता टूट ना जाए, आगे पीछे ना हो जाए, ये आपकी सोच क्यों बनी ऐसी आज के दिन पे? हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, और अगर आप कामरान भाई इसका जिक्र ना भी करते हो तो मैं ज़रूर 16 दिसंबर के हवाले से कुछ गुफ्तगू करता। तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो इसमें 2-3 मिनट लग सकते हैं, अभी कर लें या फिर प्रोग्राम ब्रेक के बाद कर लें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसे प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर ब्रेक के बाद करूंगा जी, ताकि जनरल साहब भी और बाकी जी एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद इस पर भी बात करेंगे। और लंदन भी आपको कुछ लम्हों के लिए लेके जाना है कि पता करें लंदन में खिचड़ी क्या पक रही है हुकूमत के खिलाफ। एक ब्रेक के बाद
आज के दिन पाकिस्तान टूटा और आज के दिन नून लीग के लीडर्स ने जो है वो पाकिस्तान तोड़ने को आज के हालात तशबीह दी। तारिक फजल चौधरी साहब, आप बताना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों किया नून लीग ने? जी, नून लीग ने बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं की कामरान भाई कि हमने खुदा न खास्ता मौजूदा पाकिस्तान के हालात को 1971 के 16 दिसंबर के पाकिस्तान के हालात से मिलाया हो। जी। एक तो ये कि जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो उन सानियात को, उन सानियों को याद रखती हैं जिनसे कौम गुजरी होती है, और हर साल उस दिन को उस साने के हवाले से इस तरह याद रखा जाता है कि अपनी कमज़ोरियों की निशानदेही की जाती है। जो बच्चा 16 दिसंबर 1971 को पैदा हुआ, आज उसकी उम्र 50 साल हो गई है। क्या 50 साल के उस बच्चे को आज पता है कि पाकिस्तान कैसे टूटा था? क्या आज उन तमाम लोगों को जो ज़ाहिर है उस वक्त जिनकी पैदाइश नहीं थी या बाद में जो आज पाकिस्तान की कौम है, मेरा ख्याल है हमारे इस वक्त अगर आप कहें तो 22 में से 18 करोड़ लोग जो हैं वो इस ब्रैकेट में होंगे, क्या उन्हें बताना ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या गलतियाँ की, क्यों हमने मुल्क खोया, क्यों हमने अपने पाकिस्तान प्यारे वतन को आपके ख्याल में क्या गलतियाँ की या हुआ, किन हालात की बुनियाद पे हुआ? जी, आपके ख्याल में क्या गलतियाँ? बड़ी सिंपल सी बात है जी, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब आइन की सरबुलंदी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जमहूरियत पे शब खून मारे जाएंगे, और जो पब्लिक ओपिनियन है, अवाम की राय है, उसका एहतराम नहीं होगा, जैसे आज आप वोट कहते हैं, तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। यानी वोट को अगर इज्जत नहीं दी जाएगी पैदा हुई तो हालात ऐसे हो जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में देखिए, मुझे जरा कंप्लीट करने दें क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है। प्लीज। अब बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो जब इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, तो उनकी अक्सरियत होती है, लेकिन खुश असलूबी से इक़्तिदार उनको मुंतकिल नहीं किया गया। उसके बाद जनाब एमरजेंसी लगा दी गई, फौजी ऑपरेशन शुरू हुए, और उसके बाद आज भी अगर हमने ये कहा है तो हमने ये कहा है कि मुल्क को आज भी आपने आगे चलाना है, आइन के तहत चलाएं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये मुस्लिम लीग नून का नहीं, ये हर सच्चे पाकिस्तानी का बयानिया है। इसे कोई हम सिर्फ इसके अकेले टॉर्च बेरर नहीं है। हर पाकिस्तानी आपको यही कहेगा कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, आइन होना चाहिए, आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए। और दूसरा जो है 16 दिसंबर 2014 में जो मैं कहूँगा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या APC का, आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों की शहादत का जो था, वो भी एक ऐसा दिन था कि जो कि इंतहाई मैं समझता हूं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। भी हमने अपनी तमाम जल्दी चल रहा है जनरल साहब, योर कमेंट ऑन दिस के वोट को इज्जत उस वक्त भी नहीं दी गई और वोट को इज्जत अगर आज भी नहीं दी जाएगी तो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? इसमें देखिए, प्रिंसिपली तो इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वोट को कौन कितनी इज्जत दे रहा है ये भी हमारे सामने है। उस वक्त वोट को इज्जत न देने, देखिए 71 का हादसा कोई ओवरनाइट रूनुमा नहीं हुआ था। बिल्कुल। उसके लिए उसके पीछे 24 साल की तारीख थी, और उस 24 साल की तारीख में 10 साल सिविलियन गवर्नमेंट के और 10 साल अयूब खान के, उन तमाम तर जो हुकूमती दौर था 24 बरस का, ये उसका एक नतीजा था। और उसमें यकीनन एक डेप्रीविएशन का एहसास था उस वक्त फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान में, जिसको वहां के सियासतदानों ने कैच करने की कोशिश की, और वहां पे वो बीज बोया जिसको वो खुद भी बाद में सपोर्ट नहीं कर सके। तो जब अनजुडिशियस एक्सपेंडिचर हो स्टेट के और उसके मसावी तकसीम वसाइल की ना की जाए, ये इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा था ना की जाए, और वहां जी इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा था। और जो महरूमी के एहसास को उजागर किया गया जिस तरीके से, और जिस तरीके से पॉलिटिकली उसको एक्सप्लॉइट किया गया, वो सब फैक्टर हैं। देखिए, ये एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी है कि क्या 20 साला दौर के बाद जो ग्लासनास्ट याह्या खान ने और इन दो सियासतदानों ने मिलकर, जो बड़ी पार्टियों के थे, इन्होंने जो एकदम तब्दीली लाई, क्या उसके लिए कौन तैयार थी? यही कुछ गोरबाचोव ने किया था अपने मुल्क में, और जिसके 8 टुकड़े हो गए। बिल्कुल ठीक है सर। तो हमारे भी उस वक्त सर इस पे ना बड़ी लंबी बात होनी चाहिए, मेरे पास वक्त की किल्लत जनरल साहब। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा दरिया कूजे बंद कर दिया कि ये इसमें सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, ना कि सिर्फ एक पॉलिटिकल फैक्टर। आई एग्री, टोटली एग्री विद यू। लंदन जरा सी देर के लेके जाना है, कोई लंदन में बड़ी हलचल हो रही है। अजहर जावेद साहब, लंदन में क्या हो रहा है मेरे भाई बताएं जरा। मखदूम साहब की मीटिंग कितनी सिग्निफिकेंट है? ख्वाजा आसिफ का ये कहना कि PTI के लोग जो है वो 15 से 20 राब्ते में नवाज शरीफ से, वो कितना सिग्निफिकेंट? नवाज शरीफ साहब का फोन करना चौधरी परवेज इलाही को सिर्फ खैरियत है या पॉलिटिकल उसकी वो सिग्निफिकेंस है?
जी बिल्कुल कामरान साहब, यहाँ लंदन में जो सूरत हाल है वो यह कि राब्ते तकरीबन तमाम साइड से जारी हैं और मेरे जो मखदूम साहब की मुलाकात है ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब की जो इजाज़त के बगैर वो नहीं मिल सकते, और नवाज शरीफ से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात के बाद वो फरियाल तारपुर साहबा से उनकी मुलाकात हुई, तो एक बड़ी बैकग्राउंड चीज़ें चल रही हैं। इसके अलावा चौधरी साहब से उनकी बात हुई, बेसिक बात तो शुजात साहब की जो अयादत थी वो करना थी, लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत है कि 12 से 15 MNAs जो हैं वो राब्ते में। ये बात मैंने आपके प्रोग्राम में कुछ दिन पहले भी की थी, जिसकी ख्वाजा आसिफ साहब ने तस्दीक भी की। नवाज शरीफ साहब पे बड़ा इस वक्त प्रेशर है और पार्टी के अंदर से लोग चाह रहे हैं कि इन लोगों को कबूल किया जाए, इनको पार्टी में लिया जाए, जिन्हें आप इलेक्टेबल्स कहते हैं। भाई ये कौन है, एक बात बताएं, ये बंदे कौन हैं जो नवाज शरीफ साहब से राब्ते में पीटीआई के? ये ज्यादातर जो हैं ये साउथ पंजाब की तरफ से हैं और कुछ लोग जो हैं वो केपी से भी हैं, और वो इस वक्त जो अपनी आइंदा की जो इलेक्शन है। और एक बात और बताऊं कि ये लोग इलेक्शन के लिए टिकट के लिए कह रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब पे अंदर से बहुत दबाव है। सरदार याद सादत साहब भी आए, उन्होंने भी इस पे बात की, और भी लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब भी हैं वो भी राब्ते में है। तो इन लोगों के लिए जो नवाज शरीफ साहब और जो अभी खोला है इन्होंने, तो नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में जनवरी फरवरी में कुछ हलचल इस हवाले से होगी कि तरीके अदम पे पीपल्स पार्टी के साथ बैकग्राउंड राब्तों के जरिए पंजाब में अदम एतमाद, पंजाब और ऊपर भी जाएगा। सेनेट के हवाले से भी बात हो रही है। साथ ही रहिए मेरे जरा वाडा साहब, ये नवाज शरीफ पर बड़ा दबाव पड़ गया नवाज शरीफ साहब पे कि आपके पीटीआई के कौन लोग हैं जो मिल के उनको कह रहे हैं हमने आपके साथ देना है और हमें टिकट गारंटीड कर दें। बड़े दबाव में नवाज शरीफ साहब इस वक्त। सर उस दबाव में ये देख लीजिएगा उनके प्लेटलेट्स आगे पीछे ना हो जाए। हम मुझे परेशानी है उनकी, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। और अजहर भाई से मेरी गुजारिश ये होगी कि आप वो नवाज शरीफ के पास जाएं और उनसे कहें कि जनवरी में क्यों उन्होंने कबूल करना है, अभी कबूल करे, अभी सब कुछ करे। हम तो 2 साल से बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, 3.5 साल गुजर गए, 3.25 साल गुजर गए, पौने 2 साल भी गुजर गए। ये मजाक बंद करें। 15 आदमी अगर आ रहे हैं भाई वेलकम करें उनको यार। आप कहेंगे तो मैं टिकट भी दे दूंगा उनको, बुलाएं, टिकट दें उनको, अपने साथ बिठाकर दिहाड़ी पाए के साथ दावत करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कुछ हलचल तो हो, कुछ मजा तो आए यार। ये क्या है कि ये हो रहा है और बैकग्राउंड में बातें हो रही हैं और वो प्रेशर है और वो ले ही रहे। और भाई गिराए, जल्दी करें यार, चैप्टर क्लोज करें, क्यों नहीं कर रहे? अजहर जावेद साहब, ये है जी 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 बिल्कुल उन लोगों के सर कामराज शाहिद साहब, आप जी एक मिनट अजहर भाई, जी फैसल साहब, एक मिनट अजहर भाई, एक मिनट। कामराज शाहिद साहब, आपके शो को इतनी एडवर्टाइजमेंट इसीलिए तो मिलती है कि ये जो क्रिस्प गरम आप समोसे की ऐसी खबरें नहीं, ये तो ख्वाजा आसिफ ने कहा यार, करवाए भी ना यार भाई, ये तो आपके अपने चैनल पे बैठ के, सॉरी एक निजी चैनल में बैठ के उन्होंने कहा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कही ये बात, तो मैं उनसे कह रहा था नहीं है तो सर वो अपना ही है, अपना ये भी अपना है। नहीं, ये तो आपका है ही, ये आपका है मेरी वजह से, वो आपका है किसी और वजह से, ठीक है। अच्छा, वो है ही हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा आप काम कर रहे हैं उसके लिए। जी अजहर जावेद साहब जी, मैं ये बताऊं, देखें बहुत सारी चीजें हैं। ये अभी जो हालात हैं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मखदूम साहब जो है इनका मिलना बड़ा सिग्निफिकेंट है। और यार मखदूम साहब को छोड़े, आप मुझे ये बताएं कि ये जो पीटीआई के कौन से लोग जो है जनवरी तक, वो बात तो फैसल भाई की ठीक है, वो कह रहे हैं मैं बिजनेस क्लास, क्योंकि बिजनेस क्लास की टिकट देंगे कम से कम, हाँ बिजनेस क्लास की देंगे मेरा ख्याल से, बिजनेस क्लास सर, हाँ इतना माशाल्लाह पैसा रेलवे है। वो लोग हैं वाडा साहब, जो लोग हैं वो मेरा ख्याल है वो बिजनेस क्लास क्या, वो चार्टर प्लेन भी वाह वाह वाह, वो कह रहे हैं अपने जहाजों में आएंगे। ओहो अजहर भाई, तो फिर तो देर किस चीज की, ना टिकट की ख्वारी, ना फ्लाइट में बैठने की ख्वारी, ना एयरपोर्ट जाने की ख्वारी। भाई जहाज चलाए, हमें भी बिठा दे, हम भी टेल पे बैठ जाएंगे, मैं और आप भी बैठ जाएंगे। भाई आप तो हमसाए हैं वैसे भी नवाज शरीफ साहब के, आप भी आए, वो मेरा ख्याल है शायद आप भी मिलना चाहें, तो करीब मैं दोनों तरफ से हूँ, मैं चौधरी शुजात का भी हमसाया हूँ लंदन में और नवाज शरीफ का भी हूँ यार। वैसे फैसल भाई, ये आपके बारे में, ये आपके बारे में इंकिशाफ ही हुआ है मुझे कि माशाल्लाह वहां पे भी आप इनके हमसाए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के, बड़ी अच्छी बात है। बोनस साहब का मेरा एक गेटेड कम्युनिटी में, और नवाज शरीफ के मेरे ख्याल से सीधे हाथ पे हूँ अजहर साहब, या उल्टे हाथ पे हूँ, आपको याद होगा, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। हाँ, एक तो पूरी लोकेशन याद होगी जी। 3-4 जगह है, अब जहाँ पे ठहरेंगे आके उस हिसाब से, अब मुझे नहीं पता किस में ठहरेंगे अच्छा आके। चले तो बात ये बड़ा एक ये हालात जो है ना, ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मूव है यहाँ पे। और मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मजाक अपनी जगह, लेकिन नवाज शरीफ के पहली दफा ये हुआ कि मौकफ में कुछ नरमी आ रही है, चौधरी परवेज इलाही से बात करनी, और ये सारा मखदूम अहमद महमूद से उनका बड़ा ताल्लुक है। रुक जाए, वो मुझे पता यार, मखदूम साहब को छोड़े आप ना, तारिक भाई, ये आपके
के असूल कहां गए वोट को इज्जत देने वाले? अब आप किस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसके बंदों को तोड़ ताड़ के पंजाब में चेंज करेंगे या फेडरल में लेके आएंगे? अब वोट को इज्जत का सवाल नहीं उठेगा यहां पे? पहली बात तो ये है जी कि वाडा साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन वो अपनी टिकट पास रखें, जब हमें आना होगा तो हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। आपकी बात नहीं कर रहे, पीटीआई के एमएलए की बात कर रहे हैं सर, आपकी बात नहीं कर रहे। वो जो पीटीआई के मैंने तो पहले उस बात का जवाब दिया। आपको कहाँ आने दे रहे हैं यार, आप तो पुराने आदमी हो, उनके हमें पता है आप नहीं आएंगे। बार बार जो आप कह रहे हैं ना कि पीटीआई के वो कौन से एमएनएज हैं जो आने के लिए तैयार हैं, तो ये तो इसका बड़ा सादा सा जवाब है। ये वही एमएनएज हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया सेनेट के इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट से यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्ट करवाया था, और अभी से आज वोट भी नहीं दिया। मौजूद हैं और उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, हो चुका है, बतदरीज इजाफा हो रहा है कि बतदरीज इजाफा हो रहा है। तो दूसरी बात यह है कि जो इनके एलाइज हैं वो इनसे मुतनफर हैं और उनकी नफरत में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। भाई ये तो जनरल साहब ही कुछ अब कर सकते हैं, जनरल साहब आप ही कुछ कर सकते हैं। इस वक्त तो सिचुएशन तहरीक इंसाफ की चल रही है, अगर आपने भी हाथ उठा लिया क्यों एजाज़ साहब, फिर तो बड़ी मुश्किल है। क्या कहते हैं? आईनी होता है ये कोई शब खून मारना नहीं होता, एक मिनट आईनी होता है। एक मिनट सुन तो आईनी जनरल साहब का जुमला सुनना चाह रहा हूँ। जी जनरल साहब क्या कहते हैं? नहीं कामरान साहब, मैं तो खुद चौधरी शुजात साहब की सेहत और लंबी उम्र, दराजी उम्र के लिए दुआगो हूँ। मेरे भी उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और बड़े रिवायती और महज़्ज़ब सियासतदान हैं, बड़े तजर्बाकार। नहीं, मेरा सवाल कुछ और था, मुझे ब्रेक लेनी पड़ेगी जनरल साहब, आई एम सॉरी, एक ब्रेक लेनी पड़ेगी। लीजिए व्यूअर्स, हंगामा के इस हफ्ते का खात्मा हुआ, अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दुनिया खबर की दुनिया